आज़ादी नंबर 29। आज़ादी किस्त नंबर 29। उन चारों को गोया सांप सूंघ गया था। तारिक अगरचे कई मौके पर इससे भी ज़्यादा खतरनाक सूरत हाल से दो चार हो चुका था, लेकिन इस तरह का खौफ कभी उसके दिल में पैदा नहीं हुआ था। तीनों फौजियों की सब मशीन गन्नें उनकी तरफ तनी हुई थी। चौथे फौजी के हाथ में रिवॉल्वर था, जिसका रुख रहमान बाबा की तरफ था। रहमान बाबा के दूसरे साथी भी दहशत ज़दा से खड़े थे। तुम लोगों को शायद गलती हुई ऑफिसर, रहमान बाबा ने फौजी ऑफिसर की देखते पुर एतमाद लहजे में कहा। हो सकता है कि मुझसे मुशाबहत रखने वाला कोई और आदमी भी इस दुनिया में मौजूद हो, लेकिन मैं वो नहीं हूँ जो तुम लोग समझ रहे हो। हमें कोई गलती नहीं हुई, हम अच्छी तरह जानते हैं कि तुम कौन हो। ऑफिसर के लहजे में हल्की सी गुर्राहट थी। चेक पोस्ट पर बताया गया था कि तुम गुर्दे की तकलीफ में मुब्तला हो, लेकिन ये तो महज इत्तेफाक था कि मैंने तुम्हें स्ट्रेचर से उतरकर इस तरह तेज से चलते देख लिया। गुर्दे की तकलीफ में मुब्तला कोई बूढ़ा शख्स इस तरह नहीं चल सकता। मैं बूढ़ा ज़रूर हूँ, लेकिन इस तरह चारपाई या स्ट्रेचर पर लेटना मैंने कभी भी पसंद नहीं किया। बूढ़ा होने के बावजूद मैं अपने पैरों पर चल सकता हूँ। तकलीफ ज़्यादा होने की वजह से उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती स्ट्रेचर पर डाल दिया था। अगर गलत फहमी भी हो तो तुम लोग उस वक्त तक हमारी कस्टडी में रहोगे जब तक हमारी गलत फहमी दूर नहीं हो जाती। तुम लोगों के बारे में, ख़ास तौर से तुम्हारे बारे में, उसने रहमान बाबा की तरफ इशारा किया, तहकीकात की जाएंगी। अगर तुम वाकई वो नहीं हो जो हम समझ रहे हैं तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, मैं कोई एतराज़ नहीं। रहमान बाबा ने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया और मैनिफेस्ट निगाहों से अपने साथियों की तरफ देखने लगा। उस वक्त तक शाम का अंधेरा फैल चुका था, लेकिन जिस जगह वो खड़े थे वहां सड़क के मोड़ पर खंबे पर जलते बल्ब की रोशनी थी। सड़क तकरीबन सुनसान ही थी। जब से मुजाहिदीन की सरगर्मी में तेजी आई थी, पुलिस और भारतीय फौज की मजालिम में इजाफा हुआ था। शहर के लोग सरे शाम घरों में बंद होकर बैठ जाते। कर्फ्यू और हंगामे जिंदगी का मामूल बन चुके थे। आम दिनों में शाम से ज़रा पहले और इसके बाद शहर की वीरानी कर्फ्यू या हड़ताल का मंजर ही पेश करती थी। इस वक्त भी सूरत कुछ ऐसी ही थी। फौजी अफीसर की बात सुनकर रहमान बाबा के चेहरे पर मायूसी से उभर आई। देख मेरा अचानक ही फौजी अफीसर के पीछे इशारा करते हुए चीखा, ए रुक जाओ, गोली मत चलाना। ये एक पुराना नफसियाती हरबा था जो इस वक्त भी 100% कामयाब रहा। ऑफिसर और तीनों फौजियों ने बेवक्त पीछे मुड़कर देखा और ये छोटी सी गलती ही उनकी जिंदगियों के चिराग गुल कर गई। रहमान बाबा ने फौजी ऑफिसर और तारिक वगैरह बेक वक्त तीनों फौजियों पर छान लगा दी और पलक झपकते में बाजी पलट गई। अब फौजी रहमान बाबा और उसके आदमियों की जद में थे। रहमान बाबा ने ऑफिसर पर रिवॉल्वर तान रखा था। तुम्हें हमारे बारे में तहकीकात करने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारी गलत फहमी अभी दूर किए देता हूँ। मैं वही हूँ जो तुम समझ रहे थे। मेरी बहुत तलाश है तुम लोगों को। मेरे सर की कीमत मुकर्रर कर रखी है, लेकिन रहमान किसी एक शख्स का नाम नहीं है। वादी कश्मीर का बच्चा रहमान है, ये तुम जैसे भेड़ियों के लिए अज़ाब इलाही साबित होगा। तुम लोगों को एक न एक दिन इस वादी से रुखसत होना पड़ेगा, लेकिन जाने से पहले इस खून का हिसाब देना होगा जो तुम लोगों ने मासूमों और बेगुनाहों के गले काट कर बहाया है। हम लोग तो 45 बरस से एक क़यामत से गुजर रहे हैं, लेकिन अब तुम लोगों का भी यौम हिसाब आन पहुंचा है। रहमान बाबा खामोश हो गया। उसके हाथ में पकड़े रिवॉल्वर का रुख फौजी ऑफिसर के सीने की तरफ था। बाकी फौजियों को भी तारिक उसके दूसरे साथियों ने सब मशीन गनों की जद पर ले लिया था। वो चारों थर थर काँप रहे थे। मौत को अपने सामने देखकर थर थर क्यों कांपने लगे? रहमान बाबा ने कहा, अब शायद तुम्हें अंदाजा हो गया है कि मौत का चेहरा कितना भयानक होता है। तुम जैसे लोग ताकत के नशे में चूर होकर दूसरों पर जुल्म तो बहुत करते हो, जिसे वो बहादुरी समझते हैं, लेकिन दर हकीकत बहादुरी नहीं बुज़दिली है। और जब तुम जैसा जालिम शख्स मौत को अपने सामने देखता है तो खौफ से थर थर कांपने लगता है, जैसा कि तुम कांप रहे हो। लेकिन वो तुम लोगों को ज्यादा देर तक खौफ में मुब्तला नहीं रखूंगा। रहमान बाबा एक लम्हे को खामोश हुआ और उसने यके बाद दीगरे 2 मरतबा रिवॉल्वर का ट्रैगर दबा दिया। तारिक उसके दोनों साथियों ने भी सब मशीन गनों के ट्रैगर दबा दिए। अफसर के साथी फौजी भी छलनी होकर सड़क पर ढेर हो गए। भागो हरी अप, रहमान बाबा चीखा। चेक पोस्ट से फौजी गाड़ियों को यहाँ तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। वो भी भागने का सोच रहे थे कि मेरा कद पुल की तरफ से एक तेज रफ्तार फौजी ट्रक आता दिखाई दिया। ट्रक पर हैवी मशीन गन फिट थी। गन ने दूरी से फायर खोल दिया। बदकिस्मती से एक गोली रहमान बाबा के साथी को लगी और वो चीखता हुआ ढेर हो गया। रहमान बाबा तारिक उसके दूसरे साथियों ने कुशादागरी में छलांग लगा दी। इस असना में ट्रक से चलाई जाने वाली मशीन गन की गोली मोड़ पर खड़ी फौजी जीप के फ्यूल टैंक पर लगी। दूसरे लम्हे एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ और जीप के परखचे उड़ गए। जीप के जलते हुए टुकड़े हवा में उड़ते दूर दूर तक फैल गए। जीप के धमाके से फटने से इन लोगों को भागने का मौका मिल गया।
रहमान बाबा की उम्र अगरचे 80 बरस के लगभग थी, लेकिन वो जवानों की तरह दौड़ रहा था। तारिक उसका साथ था। ये लोग जिस सड़क पर दौड़ रहे थे वो काफ़ी कुशादा थी। यही सड़क आगे जाकर डल झील के करीब विलुवार रोड से मिल गई थी, लेकिन ये लोग उस सड़क पर दौड़ते हुए खतरे का मोल नहीं ले सकते थे, क्योंकि सामने से किसी भी वक्त पुलिस या फौज की किसी पार्टी से सामना हो सकता था। इस सड़क के दाएं में बहुत सी छोटी छोटी गलियां और सड़कें थी। रहमान बाबा ने तारिक को अपने साथ रहने का कहा और दीगर साथी को चीखकर हुक्म दिया कि वो मुख्तलिफ समतों में निकल जाए। तारिक रहमान बाबा के साथ बाईं तरफ एक छोटी सी सड़क पर मुड़ गया। उसे एक कुशादा बाजार कहा जा सकता था। पेशतर दुकानें पहले ही बंद थी, जो इक्का दुक्का खुली थी वो भी धड़ाधड़ बंद होने लगी और बाजार में मौजूद लोग इधर उधर दौड़ने लगे। फौजी ट्रक बाजार के मोड़ पर पहुंच चुका था। ट्रक पर लगी मशीन गन से मुसलसल फायरिंग की जा रही थी, जिससे बाजार में 2 आदमी जाँ बहक हो गए। तारिक और रहमान बाबा एक गली में घुस गए। चंद गज का फासला तय करने के बाद वो एक और तंग गली में घुस गए। ये गली घाटी की तरफ ऊपर को चलने चली गई थी और सीढ़ियां सी बनी हुई थी। वो उन सीढ़ियों पर दौड़ते हुए एक और मोड़ पर पहुंच गए। एक उधेड़ुम औरत एक मकान के दरवाजे पर खड़ी थी। वो औरत रहमान बाबा या तारिक को नहीं पहचानती थी, लेकिन इतना जरूर जानती थी कि ये मुजाहिदीन है और पुलिस या फौज के कुत्ते इनके पीछे लगे हुए हैं। कश्मीर का बच्चा मुजाहिदीन से ताउन को अपना फर्ज समझता था, लिहाजा वो औरत भी उन दोनों को देखते ही चीखी, अंदर आ जाओ। रहमान बाबा और तारिक मकान में घुस गए। औरत ने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। घर में कोई मर्द है? रहमान बाबा ने पूछा। मुसलसल दौड़ते रहने से उसका सांस बुरी तरह फूल गया था। नहीं, मैं अकेली हूँ। मेरा शोहर बेटा सोपू गए हैं। अगर तुम लोगों को असला चाहिए तो किस किस्म का असला है? रहमान बाबा ने उसकी बात काट दी। राइफल, राकेट, दस्ती बम और गोलियां। मेरा शोहर बेटा मुजाहिदीन की तंजीम में है। ये असला हमें दिखाओ, वो असला कहाँ रखा है? रहमान बाबा ने उससे एक बार फिर उसकी बात काट दी। वो औरत उन्हें एक अंदरूनी कमरे में ले गई जहाँ असले का ढेर लगा हुआ था। रहमान बाबा ने अपना रिवाल्वर जेब में डाल लिया और एक ऑटोमेटिक राइफल और 2 दस्ती बम उठा लिए। तारिक ने भी 2 दस्ती बम उठा लिए और वो कमरे से निकल आए। छत पर जाने का रास्ता किस तरफ है? रहमान बाबा ने औरत से पूछा। उस तरफ, औरत ने इशारा किया। वो दोनों औरत के साथ दौड़ते हुए सीढ़ियों पर चढ़ गए। बाजार की तरफ से मुसलसल फायरिंग की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, जिसका मतलब था कि इस इलाके के लोग मुकाबले पर उतर आए थे। फौजी या पुलिस वाले वैसे भी तंग गलियों में घुसने की जरूरत नहीं करते थे। वो ऐसी जगहों पर रहते थे जहां से उन्हें बवक्त ज़रूरत भागने का मौका मिल सके। तारिक और रहमान बाबा मकानों की छतों पर दौड़ते बाजार की समत वाले आखिरी मकान की छत पर पहुंच गए। बाजार में इस वक्त 2 फौजी ट्रक थे और तकरीबन 1.5 दर्जन फौजी ट्रकों और मुख्तलिफ जगहों पर पोजीशन संभाले चारों तरफ अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। दोनों ट्रकों पर नस्ब हैवी मशीन गनों से भी मुसलसल फायरिंग की जा रही थी, जबकि मुख्तलिफ गलियों और मकानों की छतों से जवाबी फायरिंग हो रही थी। तारिक और रहमान बाबा ने छत पर पोजीशन संभाल ली और एक ट्रक की आड़ में खड़े हुए फौजियों पर फायरिंग करने लगे। एक फौजी तारिक की गोलियों का निशाना बन गया। उस ट्रक पर लगी हुई फौजी मशीन गन फौरन उस तरफ घूम गई और उस मकान की छत की तरफ फायरिंग की जाने लगी। तारिक ने एक दस्ती बम की पिन खींच ली और मौका पाते ही बम को ट्रक की तरफ उछाल दिया। दस्ती बम ट्रक पर गिरा। दूसरे लम्हे इतना जोरदार धमाका हुआ कि फिजा तक लर्ज उठी। ट्रक के परखचे उड़ गए। इसके साथ ही मशीन गन और 3 फौजियों के भी चीथड़े उड़ गए। बाकी फौजी दूसरे ट्रक की तरफ भागे। तारिक ने दूसरा दस्ती बम भी गली में उछाल दिया। वो बम दूसरे ट्रक से काफ़ी दूर गिरा था। उस बम से सिर्फ एक फौजी हलाक हो सका था। अलबत्ता ट्रक हरकत में आ गया। बाकी फौजी ट्रक की तरफ दौड़े। उन फौजियों के सवार होते ही ट्रक की रफ्तार तेज़ हो गई। दौड़ते हुए ट्रक से अगरचे मुसलसल फायरिंग हो रही थी, लेकिन ये फायरिंग खौफ और बदहवासी में हो रही थी और फायरिंग करने वालों के सामने कोई टारगेट नहीं था। ट्रक बाजार से निकल गया। इस इलाके के बाशिंदे नारे तकबीर बुलंद करते मकानों और अपनी अपनी कमीनगाहों से निकलकर बाजार की सड़क पर आ गए। शहीदों की लाशें फौरन ही उठा दी गई और जहन्नुम वासिल होने वाले भारतीय फौजियों की लाशें घसीट कर बड़ी सड़क पर डाल दी गई। रहमान बाबा, तारिक और उस इलाके के बाशिंदों ने बहादुरी और जुर्रत का मुजाहरा करते हुए भारतीय फौजियों को अपने साथियों की लाशें छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उस कामयाबी पर मुतमईन होकर बैठ जाते। उन्हें यकीन था कि अभी इस इलाके पर क़यामत टूटने वाली है। वो लोग मोर्चाबंदी करने लगे। जिनके पास फालतू असला था वो दूसरों को दे दिया गया। तारिक और रहमान बाबा उस मकान से निकल आए। घर से निकलने से पहले जब उस औरत को पता चला कि वो रहमान बाबा है तो वो अंगुश्ते बदंदा रह गई।